हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। बहुत 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 स्वागत करती हैं आपकी लाली मैडम हिंदी मीडियम चैनल पर। अब आप सोच रहे होंगे इतनी खुश क्यों है मैडम, बहुत 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 स्वागत क्यों कर रही हैं। आइए, आज हम करने जा रहे हैं हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका के पहले चैप्टर माता का अंचल का वन शॉट रिवीजन, अर्थात कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इस वीडियो के दौरान आप देखेंगे माता का अंचल लिखा किसने है, लेखक किसने लिखा है, शिव पूजन सहाय जी ने। ठीक है, माता का अंचल रिटन बाय शिव पूजन सहाय जी। हम देखेंगे, पढ़ेंगे लेखक का परिचय, साथ ही साथ हम देखेंगे माँ की ममता का, ममत्व, वात्सल्य भाव, किस तरह से माँ अपने बच्चे को, अपने कलेजे के टुकड़ों को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती है। बिल्कुल हर एक माँ, आपकी माँ, मेरी माँ, सबकी माँ, माँ तो माँ होती है जो बच्चे के लिए जी जान देने को तक तैयार हो जाती है। उसी माँ का बखान शिव पूजन सहाय जी ने किया है इस पाठ के माध्यम से। कोई कितना भी प्रेम हमें क्यों ना कर ले, कोई कितना भी स्नेह लाड़ दुलार से हमें क्यों ना रख ले, यहाँ पर बताया लेखक ने, लेकिन फिर भी जो सुकून, जो सुरक्षित और जो हम एकदम चैन से सांस ले पाते हैं ना, वो माँ के निकट ही रह पाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ माँ के साथ शेयर की जाती हैं। हम किससे कहें, कोई कहेगा तो हो सकता है हमें कोई ना समझे, और माँ तो हमें समझती ही है क्योंकि वो तो हमारी जननी है। वो हमारे कहने से पहले हमारे हाव भाव देखकर हमें समझ जाती है कि क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी। और दूसरी बात, यदि कहीं जाते हैं हम घर से बाहर, तो जब तक हम घर वापस नहीं आ जाते ना बाहर से, तब तक माँ काम कुछ कर रही होगी, लेकिन उसकी बिल्कुल दृष्टि दरवाजे पर रहेगी कि कब आएगा बच्चा। क्या पता उसने कुछ खाया है नहीं, क्या पता वो कैसा होगा, अपने जहाँ पर गया है सही से पहुँच गया है या नहीं, या फिर कोई मुश्किल तो नहीं हुई, ओ मैं ये रखना तो भूल ही गई, काश मैं उसको टिफ़िन रख देती। लाखों सवाल उसके मस्तिष्क में कौंधते रहते हैं। एक और एक आपकी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए। देखिए यहाँ पर कितने दुलार के साथ एक माँ अपने नन्हे से बच्चे को गोद में लिए है, और हम सब इसी तरह से अपनी माँ की गोद में ही पले बड़े हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं लेखक परिचय पर, शिव पूजन सहाय जी के जीवन परिचय पर, और देखते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, उनका नाम क्या था। ठीक है, नमन करते हैं ऐसे हिंदी साहित्यकारों को जिन्होंने माँ के स्वरूप की चर्चा की, जिन्होंने हिंदी को एक नया आयाम दिया और हम सबके मन में नए नए भाव उत्पन्न करने का एक जरिया दिया। शिव पूजन सहाय जी। शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? अगस्त 1893 में, गांव उनवास, शाहाबाद विहार, मृत्यु 21 जनवरी 1963। जन्म कब हुआ? 1893, मृत्यु 1963, पटना। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार थे। ना केवल ये कहानी ही लिखते थे, बल्कि क्या क्या लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे और संपादक भी रहे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो कि हिंदी साहित्य में बहुत मायने रखता है ये पुरस्कार। शिक्षा कहाँ हुई? प्रारंभिक शिक्षा आरा, बिहार में हुई। फिर 1921 से कलकत्ता में पत्रकारिता आरंभ की। 1924 में लखनऊ में प्रेमचंद के साथ माधुरी का संपादन भी किया। फिर 1926 से 1933 तक काशी में प्रवास और पत्रकारिता तथा लेखन किया। सन याद रखिएगा, हो सकता है कभी आपसे पूछ लूं मैं। सन 1934 से सन 1939 तक पुस्तक भंडार लहेरिया सराय में संपादन का कार्य किया। 1939 से 1949 तक राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे, प्रोफेसर। ठीक है, 1950 से 1959 तक पटना में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक रहे। सन 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की मानद उपाधि भी प्राप्त की। शिव पूजन सहाय, यूं ही इनका नाम बड़े सम्मान के साथ नहीं लिया जाता हिंदी साहित्य में, क्योंकि उनके कार्य ही ऐसे थे। एक और फिर देखिए ममतामयी चित्र, माँ की आंचल की छाँव, जहाँ बच्चा अपने आप को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करता है। माँ की जो ममता, वात्सल्य उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है। माँ हमें कितना भी डांट दे, फटकार दे, कभी कभी पिटाई भी लगा दे, लेकिन उसको दर्द होता है
कि क्यों मारा, लेकिन आपको या हमें सही राह पर चलने के लिए कभी कभी डांट भी खा लेनी चाहिए और मार भी खा लेनी चाहिए, क्योंकि माँ हमारे लिए खुद से ज़्यादा, अपने आप से ज़्यादा प्यार करती है हमें, बच्चे को, क्योंकि 9 महीने अपनी कोख में रखकर हमें जन्म देती है और अपने कलेजे को, टुकड़े को जब अपने से दूर होते देखती है तो उसका हृदय मानो भर जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना ध्यान रखना कि कभी आपकी मम्मी डांट दें या आपके फ्रेंड्स के सामने कभी कान मान खिंच जाए तो उसको ध्यान में मत दीजिएगा। कभी कभी टीचर्स भी आपको डांट देते होंगे, हो सकता है कभी कान भी खींचा हो, मत मानिएगा बुरा, क्योंकि वे बेटा आपका भला चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप अच्छे नागरिक बने। कहते हैं ना, अत्यधिक लाड़ प्यार भी बच्चे को बिगाड़ देता है। आइए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि एक बच्चा था छोटा सा, जिसकी माँ बचपन में ही उसको हमेशा के लिए छोड़ के चली गई थी। पिताजी ने पुनर्विवाह किया और दूसरी माँ आई। अब दूसरी माँ का उस बच्चे के प्रति इतना प्रेम था, इतना स्नेह था कि सब आस पड़ोस वाले सोचते कि जो परिभाषा, जो इमेज, जो छवि एक स्टेप मॉम या सौतेली माँ की थी, इन्होंने तो सब कुछ हटा कर रख दिया। कितनी अच्छी माँ हैं, कितना प्यार करती हैं बच्चे को। उनको अपना भी एक और पुत्र रत्न प्राप्त हुआ तो उसको वो कभी कभी डांटती थी, फटकारती थी, अपना काम खुद करने को कहती थी। लेकिन इस बच्चे को, जिसकी वे सौतेली माँ थी, अपने हाथों से लाड़ दुलार प्यार सारा काम अपने हाथों से करती थी, सारा काम। सब दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते थे कि क्या हुआ। बच्चों को नाम दे देते हैं, एक है स्नेहिल जिसकी सौतेली माँ है और एक है पीयूष, ठीक है, जो उसकी रियल माँ है। तो स्नेहिल को वो इतना प्यार करती थी, इतना स्नेह देती थी कि सब हैरत में रहते थे। स्वयं उसके पिता सोचते थे कि मैं कितना मतलब दुखी था, मैं कितना परेशान था, मैं हैरान था कि कहीं मैंने पुनर्विवाह रचाया तो मेरे बच्चे की देखभाल वो करेंगी या नहीं। परंतु आपने मेरे घर में आकर मेरे बच्चे की जो देखभाल की, उसके लिए मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ आपको। ठीक उनका बेटा भी था, जिसका नाम हमने क्या दिया अभी, मनीष। ओके, मनीष। तो मनीष को वो कभी कभी डांट देती थी, अपना काम खुद करने को कहती थी। धीरे धीरे बच्चा और बड़ा हुआ, कुछ वर्षों का हुआ, फिर भी वो अपने लाड़ प्यार स्नेह से बिल्कुल अपनी गोद में रखे रहती। धीरे धीरे बच्चा स्कूल जाने लायक हुआ। जब स्कूल जाने की बारी आई तो बच्चा बिल्कुल अपने हिसाब से सॉरी, जो मनीष था वो अपने हिसाब से अपने काम करने लगा और जाने को तैयार हो गया। और जैसे ही माँ ने इसको गोद से उतारा तो वो लड़खड़ा कर गिर गया, अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पाया। क्यों बताइए, क्यों? क्योंकि उसको ओवर पैम्पर्ड किया गया, उसकी आवश्यकता से अधिक केयर की गई, जिसके कारण उसमें अपना खुद का अस्तित्व ही नहीं रहा। उसके हाथ पैरों में वो ताकत ही नहीं आई जिसके बलबूते पर वो खड़ा हो पाता या अपने आप को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर पाता। जैसे तैसे स्कूल जाने लगा। टीचर्स भी कहती ये तो बिल्कुल चुप रहता है, स्नेहिल चुप रहता है, कोई उत्तर नहीं देता है, जबकि आपका मनीष अच्छा पढ़ता है। ऐसा बहुत सारी बातें आई। बड़ा हुआ, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। कुछ लोग जो बुद्धिजीवी थे, बड़े थे, समझदार थे, बुजुर्ग थे, उनको धीरे धीरे कुछ कुछ बातें समझ में आ रही थी कि क्यों इसने, मतलब जो माँ थी, स्टेप मॉम थी, उसने स्नेहिल को इतना लाड़ प्यार दिया ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा ही ना हो सके। ऐसा भी होता है। और मनीष को डांटा भी, अपना काम खुद करने के लिए भी कहा ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर एक अच्छा व्यक्ति बन सके। तो बेटा प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, जब कभी आपके टीचर्स कभी डांटते हैं और हो सकता है कभी आपके कान में खींच दें, तो बुरा नहीं मानेंगे मेरे बच्चे। वो आपकी भलाई चाहते हैं, उनकी पर्सनल व्यक्तिगत आपसे कोई शत्रुता नहीं है। जिस तरह से उनके अपने बच्चे हैं ना, अपने बच्चों को भी डांटती हैं, उसी तरह से आप भी उनके बच्चे हैं। तो बच्चों को सही राह पर लाने के लिए थोड़ी सी सख्ती तो ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आया ना कि अत्यधिक लाड़ प्यार क्या परिणाम देता है। थोड़ी सी लाड़, थोड़ा सा दुलार, थोड़ी सी मार, थोड़ी सी डांट ज़रूरी है। हमें अपने अस्तित्व का निर्माण करने के लिए इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। तो माँ जो जननी है, उसको कभी दुखी मत करना, उसको कभी व्यथित मत करना।
कोशिश करना उसको हमेशा खुश रखने की, ठीक है। आइए चलते हैं, अब हम चलते हैं पाठ की समरी पर और देखेंगे कि क्या लिखा है लेखक शिवपूजन सहाय जी ने। एक तरफ आप देख सकते हैं एक चित्र, आपकी किताब में भी नजर आ रहा होगा। वृक्ष की डाली पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, बिल्कुल ये पिताजी ही हैं उसके, जो पेड़ की डाली पर उसको झूला झुला रहे हैं। साथ ही साथ जो चोटी भी दिखाई दे रही होगी बच्चों को कान्हा की तरह, हाँ वो। अब पिताजी भोलानाथ को बहुत प्यार करते थे। भोलानाथ कौन? लेखक के बचपन का नाम था भोलानाथ। पिताजी लाड़ प्यार से उसको भोलानाथ कहते थे। वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। ध्यान से सुनिए, लेखक का नाम क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा? शिवपूजन सहाय। लेखन कार्य में उनका नाम है शिवपूजन सहाय। पिताजी लाड़ से उनको कहते थे भोलानाथ और वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। तीन नाम थे, कंफ्यूज नहीं होना है। भोलानाथ पिताजी कहते थे, तारकेश्वर नाथ बचपन का नाम था, मतलब उनका वास्तविक नाम था, और शिवपूजन सहाय उन्होंने लेखन में नाम दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम। लेखक बचपन से ही अपने पिताजी के साथ अधिक रहते थे। अपनी माता जी के साथ उनका दूध पीने तक का ही संबंध था। जब पिताजी नहा धोकर पूजा करने बैठते तब साथ ही लेखक को भी नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बिठा लेते थे। लेखक के माथे पर भभूत का तिलक लगा देते थे। उनके सिर पर तो लंबी लंबी जटाएं थी ही, उस पर भभूत का तिलक लगा देने से लेखक बम भोला बन जाया करते थे। इसलिए लेखक ने अपने बच्चे का नाम रख दिया भोलानाथ। बम भोला समझते हैं ना, भोलेनाथ, ठीक है। तो पिताजी लेखक को प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। जबकि मेरा नाम, मतलब लेखक ने कहा है कि जबकि मेरा नाम था तारकेश्वर नाथ, मैं, लेखक पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहकर बुलाते थे। पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो मैं भी उनके पास में बैठ आईने में अपना मुंह निहारा करता था और मुस्कुराता रहता था, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें जो करना है वो करेंगे। पिताजी के देखने पर शर्माकर आईना को नीचे रख देता था और यह देखकर पिताजी भी मुस्कुरा देते थे। नन्ही नन्ही सी अटखेलियां, नन्ही नन्ही सी जो यादें हैं, उनको बहुत लेखक ने उन स्मृतियों को सहेज कर रखा है और हम सबके साथ साझा किया है। पिताजी पूजा पाठ के बाद अपनी एक रामनामा बही में राम राम लिखते थे। इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर उन्हें आटे की गोलियों में लपेट देते थे। इसके बाद गंगा जी के तट पर, तट समझते हैं, किनारा, जाकर आटे की एक एक गोली फेंक कर मछलियों को खिलाते थे। पहले राम राम लिखा, फिर आटे से लपेट दिया, फिर वो गोलियां ले गए तालाब या नदी में, वहां मछलियों को खिलाते थे, ठीक है। उस समय में उनके कंधे पर बैठा होता था। पिताजी की गोली फेंक मैं हंसा करता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मछलियों का झुंड आ जाता था एकदम। गंगा से जब लौटते तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर बैठाकर झूला झुलाते थे, जैसा अभी हमने चित्र में देखा। कभी कभी हमसे कुश्ती लड़ते और खुद नीचे गिर जाते थे, जानबूझकर हार जाते थे, और मैं उनकी छाती पर चढ़कर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। मूछें छुड़ाकर हंसते हुए चूम लेते थे मुझे, और मुझसे कभी खट्टा चुम्मा मांगते तो कभी मीठा चुम्मा मांगते। मैं उनके सामने अपने गाल कर देता था। एक खट्टा चुम्मा, दूसरा मीठा चुम्मा लेते तो मूछें गड़ा देते थे। मैं झुंझला पड़ता और पिताजी बनावटी रोना भी रोते थे, क्योंकि जब मुझे रोना आता था, क्योंकि उनकी मूछें चुभ जाती थी, तो मैं रोने लगता था तो पिताजी भी झूठ मूठ का रोने लगते थे, और मैं खिलखिलाकर फिर हंसने लग जाता था। मुझे हंसाने के लिए, मुझे मतलब एकदम बहुत अच्छे से प्रोत्साहित करने के लिए वे तरह तरह के नाटक किया करते थे। पिताजी गोरस और भात को फूल के कटोरे में सान कर खिलाते थे। माँ और खिलाने की हट करती थी। जब कभी भी उनको गोरस समझते हैं, जैसे मही या दूध में गुड़ मिलाकर खाया जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जब वो खिलाते थे चावल मावल के साथ खिलाकर, भोलानाथ हट जाते थे, नहीं खाऊंगा, पेट भर गया। तो पिताजी कहते थे चलो ठीक है, भर गया। लेकिन माँ को संतुष्टि नहीं होती थी, और क्या कहती थी, अभी खाया ही इसने कितना सा, इतने इतने से तो और खिलाते हो, जिससे बच्चे को लगता है कि बहुत सारा खा लिया। जब से इतना इतना सा दाना दे रहे हो चिड़िया की तरह, तो माँ क्या कहती, और खिलाने की जिद करती थी, और खिलाने की हट करती थी। माँ पिताजी से कहती कि बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते। 4-4 दाने का कौर देने से बच्चा समझता है कि उसने बहुत खा लिया। बच्चे को भर मुंह खिलाना चाहिए। माँ खुद खिलाने लगती और कहती कि महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। महतारी समझते हैं माँ,
ठीक है। महतारी अर्थात होता है माँ, और जहां कहीं भी महतारी शब्द आता है तो आप समझ सकते हैं कि वो माँ के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। महतारी से एक पंक्ति याद आई, जब माता कौशल्या चारों पुत्रों को भोजन कराती थी, तो ऐसा है कि टेरत है महतारी श्री राम जी को, टेरत है महतारी, ऐसा कुछ है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर महतारी मीन्स माँ। माता खिलाती और कहती कि यह तोता के नाम का कौर है और यह कबूतर के नाम का कौर है, ऐसे ऐसे खूब खिला देती। तब पिताजी खेलने के लिए कहते और हम खेलने निकल जाते। माँ तरह तरह के, जैसे चिड़िया बना दिया, नहीं कहते बच्चों को खाओ खाओ, नहीं तो ये चिड़िया खा जाएगी, तो बच्चा जल्दी से खा लेता है। कौन खाएगा, क्या पापा खाएंगे या दीदी खाएगी या भैया खाएगा, नहीं नहीं मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। तो बच्चा इस तरह से पेट भर के अच्छे से खा लेता है, और जब माँ उसको अच्छे से खिला देती थी तो भर पेट फिर हम पिताजी के साथ खेलने निकल जाते थे। कभी माँ अचानक पकड़ लेती और मेरे सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की मालिश करती। कड़वा तेल कहाँ है यहाँ पर, सरसों के तेल के लिए। मैं छटपटाता और रोने लगता। पिताजी बिगड़ उठते, किंतु माँ उबट कर ही छोड़ती। पिताजी कहते कि अरे मत रुलाओ ना उसको, क्यों परेशान कर रही हो। लेकिन माँ उसकी केयर करना जानती थी, ठीक है। माँ परवाह करना जानती है कि यदि आज मैंने अच्छे से तेल से मालिश नहीं की तो युवा होने से पहले ही बाल झड़कर टकले हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो इसलिए वो पिताजी की बात ना मानकर बच्चे को खूब सारा तेल लगाकर उसको अच्छा खासा कन्हैया बना देती थी, चोटी बांधकर। फिर माथे पर काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, चोटी में फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर तैयार करती। और मैं सिसकता रहता, क्योंकि मुश्किल, मैं तो छटपटा कर भागना चाहता था, लेकिन माँ पकड़कर ये सब काम करके ही छोड़ती। फिर काजल की टीकी लगाया, यहाँ पर काजल लगा दिया, यहाँ पर काजल लगा दिया, यहाँ पर काजल लगा दी, ताकि मेरे बच्चे को नजर ना लगे, ठीक है। इस तरह से ये सारा काम करने के बाद ही वो मुझे मुक्त करती थी, तब जाकर मैं चैन की सांस लेता और पिताजी के साथ खेलने निकल जाता था, ठीक है। जैसे ही बाहर आते और इंतजार करते हुए बालकों के झुंड को देखता तो सिसकना भूलकर पिताजी की गोद से उतरकर बालकों के झुंड में मिलकर खेलने लगता। अब माँ जबरदस्ती पकड़कर तेल मिल चुपड़ा, रोने लगे, सिसकने लगे। पिताजी उनकी साइड ले रहे हैं कि अरे मत करो, फिर भी सिसक रहे हैं, जैसे तैसे सिसकते आए। और जब देखा कि बाहर तो मित्र मंडली खड़ी है तो सिसकना भूलकर मित्र मंडली में शामिल हो जाते थे। यदि यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न करूं बेटा, कि वो रो रहा था बच्चा, सिसक रहा था भोलानाथ, लेकिन जैसे ही उसने फ्रेंड्स को देखा या अपनी मित्र मंडली को देखा, उसने सिसकना कैसे भूल गया? वो क्यों भूल गया? अच्छा, उसको इंसल्ट फील होती है। और चलिए देखेंगे, हो सकता है प्रश्न भी इससे संबंधित हो। और तरह तरह के नाटक करने लगते, झुंड में खेलने लग जाते और तरह तरह के नाटक करने लग जाता था। वहीं चबूतरे के एक कोने में सब खेल खेलते। चबूतरा समझते हैं, जो गांव में घर होते हैं उसमें आंगन भी होता है, आंगन के और आगे एक चबूतरा होता है चौकोर टाइप का, जिसमें शाम के टाइम या जब भी लोग फुर्सत में होते हैं वहां आकर बैठते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो वहीं पर चबूतरे पर बैठकर भोलानाथ और उनके साथी और उनके मित्र तरह तरह के खेल खेला करते थे। अब देखते हैं कौन से खेल खेला करते थे। क्या वीडियो गेम खेला करते थे, लूडो खेला करते थे, क्या खेलते होंगे बताओ? अच्छा, तब ये नहीं थे। वाह वाह, क्या बात है, कैसे जाना? ओके। पिताजी की नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंबे बनाते। सरकंडा याद है? नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा जो बच्चों ने सरकंडे से चश्मा बनाकर लगाया था, बांस की जो छोटी छोटी स्ट्रिप्स रहती हैं, ठीक है। कागज का टेंट लगाते, मिठाइयों की दुकान लगाते, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बना लेते थे, पत्तों की पूड़ी और कचौड़ियाँ बना लेते थे, गीली मिट्टी की जलेबी भी बना लेते थे, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे बनाते थे और दुकान सजा लेते थे। सब कुछ वहाँ जो रहता था ना, उससे सामग्री जुटाकर बहुत मज़ेदार गेम खेलते थे, बहुत अच्छे अच्छे गेम खेलते थे। उन्हीं ठीकरों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बन जाते थे, जैसे टिन, ठीक है। हम बच्चों में से ही खरीदार होते और हम में से ही दुकानदार बन जाते थे। कोई कभी खरीदार बन गया, कोई कभी दुकानदार बन गया, तो कोई अब की बार वो दुकानदार बन जाएगा, दूसरा वाला खरीदार बन जाएगा। इस तरह से उनका समय कब चला जाता था पता ही नहीं चलता था। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद करके घरौंदा बनाने लगते। रेत की मेड़ ही दीवार बनती,
तिनकों का छप्पर, दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़। दिया सलाई क्या होती है? माचिस। यस, वेरी गुड। पानी का घी, बालू की चीनी। बालू क्या होती है? रेत। बहुत सही। ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग कर ज्योनार तैयार करते। ज्योनार क्या होती है? पंगत। शब्द सुना है? पंगत सुना है? जब कोई भी कार्यक्रम होता है गांव में तो लोग आराम से जो टाट पट्टी है जैसे स्कूल में बिछती ना, लाइन से भोजन करने बैठते हैं, फिर लोग परोसते हैं उनको, तो वो ज्योनार या पंगत होती थी। ठीक है, हम ही बच्चे पंगत में बैठते। पंगत में धीरे से आकर बाबूजी भी कभी कभी शामिल हो जाते थे। उनके बाबूजी जो थे ना वो बहुत अच्छे थे, हमेशा अपने बच्चे की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते थे, क्योंकि उस समय भी ऐसा था। किसानी का जो कार्य रहता है वो साल में कुछ महीनों का रहता है, बाकी तो आराम से पूरा समय रहता है, इसलिए वो अपने बच्चों के खेल में शामिल हो जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम बच्चे घरौंदा बिगाड़ कर भाग उठते थे। वह भी हंसते हंसते लोट पोट हो जाते और पूछते, फिर कब होगा भोज भोलानाथ। और इस तरह से हम सारा घरौंदा मिटाकर वहां से भाग खड़े हो जाते, क्योंकि हमें शर्म आ जाती थी। कभी बच्चे बारात निकालते, कनस्तरों का तंबूरा बजता, आम की उगी हुई गुठली को घिसकर शहनाई बजती। हम में से कोई दूल्हा, समधी आदि बनते थे। कोई दूल्हा बन गया, कोई समधी बन गया, फिर बारात निकलती थी, फिर शादी होती थी। गुड्डा गुड़ियों का खेल खेलते थे। बहुत मतलब जो उनको जो देखते थे ना कि क्या होता है, क्या किस तरह से लोग भोजन करते हैं, तो उसी तरह से वो अपने खेलों में भी वास्तविक जो बातें थी उनको शामिल करते थे। 12 चबूतरा के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर फिर से लौट आती थी, क्योंकि उनकी दुनिया तो वही थे। जिस कोने पर बारात जाती थी उस कोने को आम के पत्तों और केलों के पत्तों से सजाया जाता था। वो देखते थे कि मंडप किस तरह से हरा हरा होता है, और उसी तरह से वो भी मंडप को सजाते थे। लाल कपड़े से ढककर एक बनी पालकी में दुल्हन बैठ जाती थी। लाल कपड़ा, उनको ये भी पता था कि दुल्हन लाल वस्त्र में, लाल जोड़े में रहती है, तो वो उस पालकी को लाल कपड़े से सजा देते थे और उसमें दुल्हन गुड़िया बैठ जाती थी। बारात के लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर करके देखते, हम हंसकर फिर भाग जाते। वो पालकी के कपड़े को ऊपर करके देखते कि भाई दुल्हन कौन सी है, और फिर पिताजी आए और हम सब शर्माकर फिर से भाग जाते। थोड़ी देर में बच्चों की मंडली खेती करने के लिए जुटती। अब पहले उन्होंने क्या किया, दुकानें लगाई, जलेबी बनाई, कचौड़ी, और ये सारा खेल खेला। उसके बाद इन्होंने गुड्डा गुड़िया का विवाह रचाया। अब वे खेती करने वाला भी गेम खेलेंगे, खेल खेलेंगे, तो क्या किया, बस चबूतरे के एक कोने पर घिरनी गड़ जाती और नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की पतली रस्सी बनाकर घिरनी पर चढ़ा चुक्कड़ बांध लटका दिया जाता था। यहाँ मूंज शब्द आया है, कांधे मूंज जनेऊ साजे। मूंज मतलब धागा, ठीक है। तो जो पक्का सा धागा होता है उससे वो घिरनी समझते हैं, कुआं रहता है, उसमें रस्सी से खींचा जाता है पानी उसको। तो इस तरह से वो जो भी देखते थे ना कि क्या हो रहा है आसपास, किस तरह से हमारे बड़े कार्य करते हैं, तो वो उसी को अपने खेल क्या गेम्स का हिस्सा बना लेते थे और वैसे ही खेलते रहते थे। 2 लड़के बैल बनते, पानी खींचने लग जाते, चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बन जाते। मेहनत से खेत जोते बोए जाते, बड़ी मेहनत की जाती, पसीना बहाया जाता। जैसे वो देखते थे ना कि खेती कितनी मुश्किल से होती है, तो वो भी वैसा ही करते थे। कैचिंग पावर बड़ा अच्छा रहता है बच्चों का। फसल तैयार हुई, हाथों हाथ काट लेते, उसे एक जगह रख कर पैरों से रौंदते, क्योंकि वे देखते थे कि जब फसल पक कर तैयार होती है, खेत से कहाँ जाती है, खलियान में। और उस समय यदि हम बात करें आज से सन 1929-30 की, तो करीब 80-90 वर्ष पहले की बात हम कर रहे हैं। तो उस समय ये जो थ्रेशर और ये हार्वेस्टर ये नहीं थे, पहले बैलों से ही खेती की जाती थी, और फसल जब खलियान में लाई जाती थी तो बैलों को ही घुमा घुमा कर फसल को रौंदा जाता था, और फिर उसको बड़ी सी डलिया में लेकर उड़ाया जाता था हवा में, तो भूसा भूसा जाता था उड़कर, और बीच बीच जो फसल थी वो आ जाती थी एक साइड। तो जैसा वो देखते थे वैसा ही वो अपने खेलों में अपनाते थे। मेहनत से खेत जोते बोए गए, फसल तैयार हुई, हाथों हाथ काट भी लेते थे और पैरों से रौंदते। मिट्टी के बने कटोरे से उसे औसाते।
जैसे अभी मैंने बताया ना कि बड़ा सा एक डलिया लेकर उसमें फसल को ऐसे उड़ाया जाता था, हवा का इंतजार किया जाता था कि कब हवा चलेगी और कब उड़ावनी तैयार होगी। तो वो भी वही करते, क्या करते थे, कटोरे से उसको औसाते, मतलब देखते थे, उसको छांटते थे। मिट्टी के बने दियों के तराजू बनाकर तौल कर राशि तैयार कर देते हैं। OMG, जैसे कि वो देखते थे कि जब फसल पूरी तरह से तैयार हो गई है, एकदम रेडी हो गई है, तो उसको तौला भी जाता था कि कितने क्विंटल हुए, कितने क्या हुआ। तो वो भी किसके तराजू बनाते थे बेटा, मिट्टी के बने दिए रहते ना जो दीपक, उनमें होल कर करके ऐसे 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 करके कील से उनमें होल करते थे और सुंदर से तराजू बनाते थे। देखिए मैं बताती हूँ, जैसे दिए तो ऐसे रहते हैं ना, दिए में 3 छेद कर लिए, इससे 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 ऐसा ऐसा तराजू बना लेते थे, ठीक है, 3 होल करके और इस तरह से, तो वो तौलने के काम आती थी उनके, ठीक है। मिट्टी के बने दियों से तराजू बनाकर तौलते थे। बाबूजी पूछते, इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ? अब क्या था, हम सब रस्सी छोड़कर भाग उठते। इस तरह खेल खेलते देखकर बटोही भी रुक जाते थे। बटोही मतलब जो राहगीर रहते थे ना, जो वहां से गुजरते थे, जब हमको खेल खेलते देखते थे तो वो भी वहां पर रुककर देखते थे, क्योंकि उनको बड़ा मजा आता था। भोलानाथ और उनके साथी इतने लीन होकर खेल खेला करते थे जैसे वो वास्तविक रूप में उस जीवन को जी रहे हों। अगर किसी दूल्हे के आगे पालकी को देख लेते थे तो खूब जोर से चिल्लाते थे। वास्तविक रूप में जब कभी बारात जा रही हो और दुल्हन की पालकी आगे चल रही होती तो पता है क्या कहते थे वो, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। अब एक बार ऐसा कहने पर एक बूढ़े वर ने हम बच्चों को बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। एक बूढ़ा सा कोई दूल्हा होगा और उन्होंने, बच्चे बच्चे थे, ये हरकतें की होंगी, तो वो दूल्हा बहुत दूर तक उसको उन सबको बच्चों को मिट्टी के ढेलों से मारता रहा था। उस खूसट खब्बीस की सूरत लेखक को अब तक याद है। कहते हैं ना कि कुछ ऐसी स्मृतियां रहती हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज रहती हैं जो हम कभी भूल नहीं पाते और हमें अचानक से उन बातों की याद आ जाती है और हम अकेले में मुस्कुराने लगते हैं। तो यही लेखक हमारे साथ बता रहे हैं, साझा कर रहे हैं कि वो बात अभी तक भूल नहीं पाते हैं। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसी शक्ल का आदमी हमने कभी नहीं देखा। अर्थात उनको जो वो दूल्हा था ना, बड़ा अजीब सा लगा था। शब्द लिखा है खूसट खब्बीस, ऐसा दूल्हा था कि उसकी शक्ल अभी तक याद नहीं है और कहते कैसा ससुर ने ऐसा जमाई ढूंढा, कोई और नहीं मिल सकता था। इस तरह से उन्होंने ये सब कहा। एक बार जोर की आंधी आई। अब एक बार का और वर्णन किया है कि एक बार जोरों की आंधी आई और हम सब आम के बगीचे की ओर दौड़ चले। जब तेज आंधी चलने लगी तो जहां पर बगीचे थे, आम का बगीचा समझते ना, जब बहुत सारे पेड़ होंगे, वहां पर हम सभी दौड़ते दौड़ते चले गए। अब क्या हुआ कि आकाश काले बादलों से ढक गया। काले बादलों से ढकते ही मेघ गरजने लगे, बादलों की गरजने की आवाज आने लगी, बिजली कौंधने लगी, तड़कने लगी एकदम। जैसे ही बिजली चमकती है फिर बादलों की आवाज आती। छोटे छोटे बच्चे घबरा गए। ठंडी हवा सनसनाने लगी। ओ माय गॉड, खतरनाक सा माहौल हो गया, क्योंकि शाम से पहले ही वहां रात जैसा मौसम हो गया। पेड़ झूमने लगे और जमीन को छूने लगे। मतलब इतनी खतरनाक हवा कि पेड़ों को बस गिरने की देर थी, इतने खतरनाक चल रही थी हवा, आंधी। अब वो क्या कहने लगे, देखते हैं कि क्या कहते हैं। 1 पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। अब इससे वो कहना चाहते हैं कि मतलब ये है कि 1 पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। मतलब उनके अनुसार ये कहावत कहने से पानी रुक जाएगा या आंधी रुक जाएगी या तूफान रुक जाएगा। क्या हुआ होगा, लेकिन वर्षा ना रुकी, मूसलाधार वर्षा होने लगी। हम पेड़ों की जड़ से सट गए, मतलब बिल्कुल पेड़ों को पकड़कर ऐसे कसकर खड़े हो गए कि अब क्या होगा, क्योंकि बहुत जोरों का तूफान था, अंधकार छा गया था, काले काले मेघ थे, बिजली कड़क रही थी, ये सब हो रहा था। थोड़ी देर में वर्षा थम गई। वर्षा थमते ही बाग में बिच्छू नजर आ गए। बिच्छू देखे आप सभी ने? देखिए, कोशिश करते हैं बिच्छू बनाने का। कुछ शायद इस तरह से हो सकता है, मैं सही नहीं बना पाऊँ। आई एम ट्राइंग जस्ट। ऐसा ही होता होगा बिच्छू, ऐसा। तो बिच्छू इधर भी, हाँ ठीक है, इधर भी हम डंक बना देते हैं, ठीक है। अब
अब आप ये मत कहना कि मैडम ऐसा होता है क्या बिच्छू, जस्ट इमेजिन कि बिच्छू ऐसा ही होता है। अब जब पानी गिरा तो यहाँ वहां बिच्छू नजर आने लगे, हम डर कर भागने लगे क्योंकि बिच्छू का जो डंक रहता है वो खतरनाक जहरीला रहता है। हम में एक बालक बैजू था, उनका एक मित्र था बैजू जो उनसे थोड़ा सा उम्र में बड़ा था। वो बड़ा ढीठ था। अब ढीठ कैसा ढीठ कि वो करता तो खुद था गलतियां और इल्जाम हम लोगों के सिर पर मारकर भाग जाता था। कुछ तो किया होगा उसने यहां भी, इसलिए तो लेखक को वो याद है। हम भागे जा रहे थे, संयोग से रास्ते में मूसन तिवारी जी मिल गए। बैजू ने चिढ़ाया, एक बुजुर्ग से व्यक्ति थे गांव के ही, बैजू ने चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बैजू कौन? उनकी मित्र मंडली में शामिल था, लेकिन उन सबसे थोड़ा बड़ा था और चालाक था और ढीठ था। तो जो मूसन तिवारी थे उनको उसने चिढ़ाना शुरू कर दिया। क्या कहने लगा? बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, कुछ भी जो उसके मन में आता वो कह दिया। हम लोगों ने भी उसी के सुर में सुर मिलाते हुए आलापने लगे। अब बच्चे हैं, उसने मतलब हमेशा ऐसे ही करते होंगे कि जो वो कहता था वो तो अपने आप को लीडर समझता था ना, बड़ा था सबसे, तो कहता था कि मैंने कहा तुम लोग रिपीट करो, ठीक है। तो ऐसा ही उसने कहा कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी उसी के सुर में सुर मिलाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। अब मूसन तिवारी हम लोगों के पीछे दौड़े और हम अपने अपने घर की ओर भाग चले। हमारे ना मिलने पर तिवारी पाठशाला गए और वहां से गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेज दिया। बैजू तो बड़ा था, भाग गया, और बेचारे हम जो छोटे छोटे थे, क्योंकि मूसन तिवारी के हम हाथ नहीं लगे, तो मूसन तिवारी गए कहाँ? डायरेक्ट उनके स्कूल में, और उनके टीचर्स से कहा कि आपके स्कूल के बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं। तो उनके जो शिक्षक थे उन्होंने 4 लड़कों को भेजा कि जाओ उन लड़कों को पकड़ कर लाओ जो चिढ़ा रहे थे। तो बैजू तो भाग गया। पकड़ में कौन आए? लेखक और उनके 3 और मित्र, 3-4। जैसे ही हम घर पहुंचे वैसे ही 4 लड़के आधम के। बैजू तो भाग गया और मैं पकड़ा गया। गुरुजी ने मेरी खूब खबर ली। खूब खबर कैसे ली? खूब खबर ली का मतलब बहुत डांटा, हो सकता है कान भी खींचे हों। बाबूजी को जैसे ही पता चला तो वे पाठशाला दौड़े दौड़े आए। बाबूजी को तो जिगर के टुकड़े थे, लाड़ के लड्डू थे। मुझे गोद में उठाया, पुचकारा, और मैंने रोते रोते आंसुओं से बाबूजी का कंधा तर कर दिया, गीला कर दिया, क्योंकि रोए जा रहा था कंटिन्यू। इतना रोना आया था उस समय लेखक को कि वो बहुत रोए जा रहे थे। वे गुरुजी से प्रार्थना कर मुझे घर ले चले और रास्ते में साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाच और गा रहे थे। लो, और भी दूसरे लड़कों का जब झुंड मिला तो वे जोर से नाच गा रहे थे, और पता है क्या कह रहे थे? माई पकाई गर्रर गर्रर पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। ये उनकी भाषा थी। उन्हें देखकर हम रोना धोना ही भूल गए। अभी इतनी तेज रो रहे थे कि रोते रोते उनकी सिसकियां नहीं रुक रही थीं। पिताजी के कंधा को गीला कर दिया था, लेकिन जैसे ही उनकी मित्र मंडली मिली, जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी मित्र मंडली यहीं है और खेल रही है, तो हम सब कुछ रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मित्र मंडली में मिल गए और एक साथ मकई के खेत में घुस गए और चिड़िया उड़ाने लग गए। एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। हमें चिड़िया उड़ाते देख गांव के आदमी हंसते हुए कहने लगे। क्या कहने लगे? चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। चिड़िया पकड़ने का काम करते थे कि काश कोई चिड़िया पकड़ा जाए, फिर उसको रंगेंगे, फिर उसको अपने पास रखेंगे, लेकिन एक भी चिड़िया नहीं पकड़ाई तो लोग कहने लगे चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। फिर कहा सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि उन्होंने कहा गांव के लोगों ने कि जो लड़के रहते हैं और बंदर रहते हैं, छोटे बच्चे और बंदर, पराई पीर नहीं समझते, मतलब दूसरों का दुख नहीं समझते। एक बार टीले पर चूहे के बिल को देखकर, क्या क्या हरकतें करते हैं ना बच्चे, फिर वही हरकत। एक बार एक टीला था, उसमें उन्होंने चूहे का बिल देखा। अब देखना क्या हुआ, हम बिल में पानी उलीचने लगे। कहां से उपज आती है उनकी ये सब हरकतें। तो चूहे के बिल को देखकर उसमें पानी उलझने लगे। उससे चूहा तो निकला नहीं, गणेश जी की सवारी तो निकली नहीं, शंकर जी के गले वाला सांप आ गया वहां और निकल आया सांप। उनको लगा था चूहे का बिल है, हो सकता है वो सांप का बिल होगा, और निकल आए नाग देवता। हम डरे और रोते चिल्लाते भाग चले, जहां तहां गिरे, सारा शरीर लहूलुहान हो गया, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, क्योंकि अंधाधुंध भागे जा रहे थे, सांप देख लिया था ना।
मैं घर की ओर भागा। बाबूजी ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारा मतलब बरांडा टाइप, ठीक है। उन्होंने बहुत पुकारा, अरे क्या हुआ बेटा भोलानाथ। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वे अपने पास मुझे बुला लें, पर मैंने माँ की गोद में ही शरण ली। मैं उनके आंचल में छिप गया। माँ सब काम छोड़कर रो पड़ी। बच्चे को इतना रोता बिलखता देख और यहाँ वहाँ छिल गए थे, कांटे मतलब पैरों में इतने कांटे लगे कि पैर छलनी हो गए थे। माँ देखकर रो पड़ी और भय का कारण पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा, क्यों रोए जा रहे हो। कभी अंग भरकर दबाती तो कभी मेरे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई कि ऐसा आज हुआ क्या जो इस तरह से स्थिति है, इस तरह से रो रहा है मेरा बच्चा, क्या हुआ। झटपट हल्दी पीसकर लाई और मैं सा करते हुए माँ के आंचल में छिपा जा रहा था। सा क्या कह रहे थे वो इस तरह से, सांप कहना चाह रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे क्योंकि सिसकियां भर रहे थे, ठीक है। घर में कोहराम मच गया। सारा शरीर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। आंखें खोलना चाहते थे पर आंखें खुल ही नहीं रही थी। मेरे कांपते हुए होंठों को देखकर माँ रोती और बड़े लाड़ से मुझे गले लगाती। इसी बीच बाबूजी दौड़े आए, माँ की गोद से मुझे लेने लगे, पर मैंने माँ के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया नहीं छोड़ी। जबकि वे कितने क्लोज थे अपने पापा के, अपने पिताजी के, फिर भी जब वो संकट के समय थे तो उन्होंने माँ के आंचल की छांव नहीं छोड़ी। समझ में आया कि माँ माँ होती है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छा भी लगा होगा और साथ ही साथ आपको समझ में भी आया होगा। लाइफ में हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि कितनी भी ऊंचाई तक क्यों ना पहुंच जाओ, कितने भी बड़े सफलता के अधिकारी क्यों ना बन जाओ, कहीं हो सकता है घर से दूर भी जाना पड़े, ऑफकोर्स जाना पड़ता है। कर्म भूमि हमारी दूसरी बन जाती है, जन्मभूमि ही नहीं रहती है कभी कभी। तो ये नहीं कि हम जो दूरियां, जो किलोमीटर्स की दूरियों को दिल की दूरियां बना लें। अपने माता पिता के हमेशा निकट रहना, उनकी खुशी का कारण बनना, उनके दुख का कारण कतई मत बनना, क्योंकि यदि माँ की आंखों में आंसू आए आपके कारण तो ये बात एकदम सच है कि आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। कभी नहीं भूलना, वे हमेशा आप ऐसा नहीं कि वो आपको कुछ ऐसी बुरी बुरी बातें कहेंगी कि इसने मुझे दुखाया अब ये भी दुखी रहे। नो, वो हमेशा आपके लिए प्रार्थना ही करेंगी, आपके भले की कामना करेंगी। और जब आपको खुश देखेंगी ना तो उनसे ज्यादा खुश शायद कोई नहीं होगा। आपका अपना परिवार होगा, आप अपने परिवारों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर होगी, बिल्कुल होगी। ये प्रकृति का नियम है, चला आ रहा है। दूर रह सकते हैं लेकिन दिल के दूर कभी नहीं जाना है। हमेशा उनकी खुशी का ध्यान रखिएगा, उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखिएगा, खास तौर से जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं और हमारे माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि फादर्स डे मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है, डॉटर्स डे मनाया जाता है, ये डे वो डे, बहुत सारे डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं। मदर्स डे पर हम क्या देखते हैं, सोशल मीडिया आजकल भरी रहती है, माँ के साथ फ़ोटो, पापा के साथ फ़ोटो, इतना प्यार झलकता है उस फोटो में। यदि ऐसा है तो वृद्धाश्रम में कौन है बताइए मुझे। वृद्धाश्रम में भी तो किसी ना किसी के माँ और पिता ही है ना। जब हम अपने माता पिता से इतना प्यार करते हैं तो फिर वही बात, वृद्धाश्रम में कौन है। तो ये सारा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें कभी कभी क्रोध आता है, हम उनका ही खून है, हम उनका ही जिगर का टुकड़ा हैं। गुस्सा आना अलग है, दूर हो जाना बहुत अलग है। कभी दूर मत होइएगा मेरे बच्चों, हमेशा उनके निकट रहिएगा। सुख समृद्धि की लालसा में या सुख समृद्धि की चाह में उनके दिल से दूर नहीं जाना कि सुख समृद्धि के निकट जाना है तो हम अपने पेरेंट्स से दूर हो जाएंगे। और हमारी माँ हमेशा किच 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 पिच करती रहती, कितना बोलती हैं, ऐसा लगने लगता है हमें। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, जब आप उस स्टेज पर पहुंचेंगे ना तो सेम रिएक्शंस आपके होंगे जो आपके पेरेंट्स के हैं। जो नहीं कि इतने बोझिल से, इतने उबाऊ से पेरेंट्स नहीं होते जितने अभी आपको नजर आते हैं। वो आपकी परवरिश करते करते, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते इतनी ऊर्जा खर्च कर चुके हैं कि अब शायद ऊर्जा की कमी नजर आने लगी है, इसलिए वो आपको इस तरह से बोझिल से नजर आते हैं। तो बोझिल सा नजर होने के पीछे ये नहीं कि वो आपकी सफलता में खुश नहीं है या आपकी बातों से वे दुखी हो रहे हैं। हमेशा आपको दुआएं देते हैं, मरते दम तक उनका आशीर्वाद और उनकी दुआएं आपके साथ रहती हैं। चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं।
प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिताजी से बहुत अधिक जुड़ाव था। फिर भी विपदा, परेशानी, विपदा मीन्स मुश्किल, विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी वजह क्या हो सकती है कि वो पिताजी के कितने करीब थे, लेकिन जब विपदा आई, जब मुसीबत आई, तो उन्होंने मां के आंचल को ही थामा। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? पाठ को सुना, पाठ को समझा, अब आप बता सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। यह बात सच है कि बच्चे को अपने पिता से बहुत अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, बल्कि उनके संग दोस्तों जैसा व्यवहार करते थे, ठीक है। परंतु विपदा के समय उसे लाड़ की जरूरत थी, अत्यधिक ममता और मां की गोद की जरूरत थी। उसे अपनी मां से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। और एक बात रखिएगा, याद रखिएगा कि आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, मां के लिए आप छोटे से बच्चे ही रहेंगे। जब भी आप मां के पास जाएंगे ना, तो अपने आप को एक नन्हा सा, आपके अंदर का जो नन्हा सा बच्चा है ना, वो फिर से उमड़ आएगा, आपका वो बचपन फिर से लौट आएगा। उसका जो आंचल है, उसकी जो गोद है, वो हमारे लिए हमेशा ऐसे बाहें फैलाकर खड़ी रहती है, ठीक है। उसे अपनी मां से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि संकट में बच्चे को मां या नानी याद आती है, बाप या नाना नहीं। मां का लाड़ घाव को भरने वाले मरहम का काम करता है। कहते हैं ना कि वो जो घाव नहीं भरते हैं, वाणी वाले घाव, यदि हम किसी से कटु या कड़वी वाणी बोलते हैं तो वो घाव नहीं भरते हैं। तीर तलवार के घाव फिर भी भर जाते हैं, तो वो जो माँ हमारी है ना, उससे तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े घाव तक भर जाते हैं। उसके लाड़ और दुलार में इतनी शक्ति होती है, क्योंकि वो कई भूमिकाएं अदा करती है। पुत्री, ठीक है, पत्नी, बहू, माँ, और जब वो माँ बन जाती है तो उससे अधिक सहनशील, उससे अधिक शक्तिशाली ब्रह्मांड में कोई नहीं होता। ब्रह्मांड में इसलिए कहती हूं क्योंकि स्वयं परमात्मा भी यही कहते हैं, और ये बात एकदम सच है। जो अपने शरीर से, एक अपने जिगर से 9 महीने कोख में रखकर बच्चे को जन्म दे सकती है, उससे बड़ा भला कौन होगा? ईश्वर तो अंश मात्र देता है ना, मां जन्म देती है, हमें शरीर देती है, तो वो मां तो सर्वोपरि होगी ही। और उस मां का यदि किसी भी कारण से हमने दिल दुखाया तो कभी हम खुश नहीं रह पाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। और इस डर से हमें नहीं करना है माँ का सम्मान कि हम खुश नहीं रह पाएंगे। हमारा फर्ज है, हमारा उत्तरदायित्व है। क्यों? क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तूने ही मुझे जन्म दिया ना माँ, तो यदि मैं कुछ भी करूंगा तो मैं क्या कर पाऊंगा? कुछ नहीं। तेरा ऋण तो मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता, क्योंकि जन्म भी तो तू नहीं दिया है, तो मैं तुझे क्या दूं? सिर्फ खुशी दीजिएगा बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? बीच में भी मैंने आपसे पूछा था अभी कि इतना खतरनाक उनके टीचर ने उनको डांटा और भोलानाथ रोए जा रहे थे, पिताजी का कंधा तक गीला कर दिया था, लेकिन जैसे ही मित्र मंडली का झुंड देखा, भूल गए सब कुछ, रोना धोना, और शामिल हो गए उनके साथ। तो ऐसा क्यों हुआ? शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। हर एक बच्चा उसकी हम उम्र जो रहता है ना, एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलने में इंटरेस्ट होता है उसका, उसके साथ खेलना उसे अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं आती है। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है कि बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकना या रोना अच्छा नहीं लगता है, उसको हीनता का अनुभव होता है कि मैं, मतलब इंसल्ट फील होती है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है, क्योंकि हर एक बच्चे का यही स्वभाव रहता है। हम जो बड़े हो गए, हम भी कभी बच्चे थे, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी कोई तुकबंदी याद हो तो बताइए। कोई तुकबंदी याद है? खेलते थे हम इंकी पिंकी व्हाट कलर यू वांट, और घोड़ा बादाम छाई पीछे देखो मार खाई। और अधिकतर बच्चे पता है क्या कहते हैं? घोड़ा बादाम छाई। घोड़ा नहीं है, वो कोड़ा है। कोड़ा मतलब कोई भी रुमाल या टॉल से बना लेते थे कोड़ा, और सर्किल बनाकर, अच्छा यही है, कोड़ा बादाम छाई पीछे देखो मार खाई, इस तरह से सर्किल बनाकर बैठ जाते थे। यहाँ कोई बैठ गया, यहाँ यहाँ इस तरह से बना लिया, और एक के हाथ में रहता था कोड़ा, और चुपचाप से उस कोड़े को छुपाकर
चाहे यहाँ छुपा लिया, चाहे छोटा सा रख लिया, कैसे भी छुपाकर ऐसे स्टाइल में भाग रहे हैं और चुपचाप से किसी के पीछे वो रख दिया। यदि उसने समय रहते ये देख लिया, तब तो वो समझ लो ये जो रखकर भागा है ना, उसको भागते रहना भागते रहना भागते रहना। कहीं वो यदि उसको मार दिया तो उसको बहुत पिटाई पड़ेगी, उसकी जगह पर आकर उसको बैठना है। ये खेल का नियम है। अब जैसे मान लीजिए अब ये भाग गया और उसने नहीं देखा कि मेरे पीछे कोड़ा है, तो उसको बहुत कोड़े पिटेंगे और पीछे मुड़ के देखना नहीं है कि किसके पीछे, क्योंकि कोड़ा बादाम चाहे पीछे देखो मार खाए। यदि हमने पीछे देखा तो कोड़े पिटेंगे और नहीं देखा तब भी। वो तो वही हुआ ना विक्रम और बेताल जैसी कहानी। बेताल नहीं कहता था कि यदि तुमने जवाब दिया तब भी मैं भाग जाऊंगा और चुप रहे तो, हाँ ऐसा कुछ कहता था ना कि जब तुम चुप रहे तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, और यदि उत्तर दिया कुछ बोले तो मैं छोड़कर भाग जाऊंगा। मतलब चिट भी तुम्हारी पुट भी हमारी, ऐसा कुछ था। ठीक है, ये थे कोड़ा बादाम चाय। आपको कुछ याद आया? एक और है, चूहा भाग बिल्ली आई बच्चे अपने साथ लाई, कोई भूरा कोई काला कहलाती है शेर की खाला। खाला मतलब मौसी, बिल्ली को कहते हैं ना शेर की मौसी। और कुछ याद आया हो तो बताएं आप। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा। और रेल चली भाई रेल चली 900 डब्बे छोड़ चली, उसमें बैठे मियाँ साहब की काली टोपी, काले हैं कल्याण जी भूरे हैं भगवान जी, ऊपर से लंका टूट पड़ी तो कूद पड़े हनुमान जी। कुछ भी होता था, अटकन चटकन दही चटाकन, बाबा गए दिल्ली वहां से लाए बिल्ली, एक बिल्ली कानी सब बच्चों की नानी। कुछ भी खेलते थे। और वो खेलते ना बर्फ और पानी, आइस एंड वाटर। दूसरा नदी पहाड़, छोटी सी भी जगह यदि ऊंचाई की है तो वो पहाड़ हो गई, नीचे आए तो नदी हो गई। बहुत सारे ऐसे खेल थे जो हमने भी खेले हैं, इसलिए हमें अभी याद आया आपको पढ़ाते समय। बाकी आप कौन कौन से खेल खेलते हैं बाहर जाकर? क्रिकेट, ओके, और बास्केटबॉल, और कभी आपने लंगड़ी या पकड़म पकड़ाई खेली है? चेन बनाते हैं, खेली है आपने? चेन मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वो चेन टूटती थी, ऐसा कुछ नियम था। बहुत, अब तो बहुत प्राचीन है ना, हम भी तो भूल गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस तरह भिन्न थी, बताइए। अभी हमने बात की कि पुराने खेल क्या क्या खेलते थे। वो दुकान बाजार बनाते थे, फिर गुड्डा गुड़ियों का व्यवहार रचाते थे, खेती का खेल भी खेलते थे, खाना बनाना भी खेलते थे। और आज आप क्या खेलते हैं, आइए देखते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेलने की सामग्री में कल्पना से भी अधिक अंतर आ गया है, क्योंकि आज तो ज़माना एकदम बदल गया है। 70, 80, 90 वर्ष पुरानी यदि हम बात करें और आज यदि हम बात करते हैं तो परिवर्तन तो आया है। ठीक है, भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध हुआ करते थे, जिससे खेलने की स्वच्छंदता थी, क्योंकि सबके सबसे संबंध थे, कौन कहाँ है वो पता चल जाता। जबकि मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, फिर भी आपसी संबंध, आत्मीयता इतनी मजबूत थी कि मजाल है कोई किसी के बच्चे को नुकसान पहुंचा कर देख ले, कभी नहीं। जिससे खेलने की स्वच्छंदता थी, बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय भी नहीं था। आजकल ये भय भी है कि बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते, नहीं तो बच्चे पकड़ने वाली टीम भी घूमती है, ये भी एक रीजन है। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित होती थी, घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेलने की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी प्रकार की हानि की संभावना होती ही नहीं थी। ठीक है, धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी, ना कोई रोक, ना कोई टोक, ना कोई डर, ना किसी का निर्देशन। जो था वह सब सामूहिक बुद्धि की ही उपज हुआ करती थी। आज भोलानाथ के समय से सर्वथा भिन्न खेल और खेलने की सामग्री, ऊपर से बड़ों का निर्देशन। फिर आ गया, क्योंकि बच्चों की मानसिकता यही है, क्यों टोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, जाने दो ना मम्मी, जब देखो जब हमें रोकती रहती हो, थोड़ा तो जाने दो, आ जाएंगे, हम इतने बच्चे नहीं रहे। बच्चे हो, कहा ना मैंने कि हम 100 वर्ष के भी हो जाएंगे और हमारी माँ यदि है ईश्वर की कृपा से, तो हम उसके लिए अभी भी बच्चे ही होंगे। ठीक है, आज खेल सामग्री स्वनिर्मित ना होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। खेलने की समय सीमा भी तय कर दी जाती कि जा तो रहे हो, 15 मिनट में वापस आ जाना। ठीक है, यदि 15 मिनट में नहीं आए तो 16वें मिनट कान खींच दूंगी, ऐसा भी निर्देशन मिल जाता है, क्योंकि कुछ स्कूल का कार्य है और भी बहुत सारे काम हैं। इसके पीछे कारण ये है। अतः स्वच्छंदता नहीं होती है, धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं हो पाता है। धूल यदि कुछ लग जाए ना तो उनको बड़ा अच्छा, अरे धूल लग गई, जबकि
धूल और मिट्टी से तो ऐसे खेलते थे कि बस यही सब कुछ है। अगला प्रश्न, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। क्या अच्छा लगा आपको इस पाठ में? क्या ऐसा लगा जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं? कौन सा प्रसंग अच्छा लगा आपको, बताइए। जब सांप पीछे पड़ा था, या जब मूसन तिवारी को चढ़ाकर भागे थे सब? सांप वाला। देखते हैं यहां पर क्या है। पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब, अरे वाह, एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ गया है। जब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और मां की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं, यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक हैं। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रतापूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते थे, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाते थे। पिता का इस तरह बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है। अब आज के बच्चे सोचते हैं हमारे पापा के पास टाइम ही नहीं है, हम क्या करें, कभी नहीं खेलते हमारे साथ। तो बेटा वो कार्य करते हैं। आज समय की दिनचर्या भाग दौड़ भरी जिंदगी है, जहाँ थकना तक मना है तो फिर खेलेंगे कहाँ से। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन नजर आते हैं? उस समय की ग्राम संस्कृति, ग्राम मतलब समझते हैं गांव की, और आज के गांव में क्या क्या परिवर्तन आए हैं बताइए। पहले बिजली की व्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल सही। कच्चे मकान हुआ करते थे, घर घास फूस या मिट्टी से बने हुए। ओके, अब पक्के बन गए हैं, रेत सीमेंट ईंट से। ओके, और विद्यालयों की व्यवस्था नहीं थी। बहुत मुश्किल से किसी गांव में 5वीं तक सरकारी स्कूल रहा करते थे। उसके बाद यदि 5वीं से अधिक पढ़ना है तो दूर जाना पड़ता था, और दूर जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ट्रांसपोर्ट या जो फैसिलिटी है ना, आवागमन, उसकी व्यवस्था नहीं थी। मैं अपनी बात बताऊं ना, 5वीं तक पढ़ी मैं अपने गांव में, उसके बाद मैं हॉस्टल में रही, जवाहर नवोदय विद्यालय में गई। ईश्वर की कृपा से वहाँ सिलेक्शन हुआ और 7 साल फिर वहाँ पढ़ाई की, 6वीं से लेकर 12वीं तक। तो पहले गांव में बहुत मुश्किल से शिक्षा प्रदान मतलब प्राप्त कर पाते थे बच्चे, और जो प्राप्त कर लेता था वो बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, आइए देखते हैं। आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति, जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती थी, जो सबको सबसे जोड़े रखती थी, जो आत्मीय संबंधों का निर्माण करती थी। आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है। अतः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तनों के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते हैं जो 30 के दशक में रहे होंगे। क्या हो गया है, क्या क्या परिवर्तन आए हैं, आइए देखते हैं। आज घर सिमट गए हैं और घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन ही समाप्त हो गया है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि घर हो, घर के आगे आंगन हो, आंगन के आगे चबूतरा हो। ऐसा कहाँ होगा। आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है, जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। पहले ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार रहा करते थे, अब सिंगल फैमिली रहने लगी है, मतलब सिर्फ माता पिता और बच्चे। इसके पीछे कई कारण हैं, ये नहीं कि बदल गया है सब कुछ, बहुत सारे कारण हैं जो उनको उनका समर्थन भी करने पर मजबूर करते हैं। आज बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं, खेल खर्चीले हो गए हैं। जो परिवार खर्च नहीं कर पाते वे बच्चों को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में भेजते ही नहीं हैं। आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है, गंदे हो जाएंगे ये मानना है। कहीं ना कहीं सोच सही है उनकी, क्योंकि पहले इतना प्रदूषण नहीं था, मृदा प्रदूषण या सॉइल पॉल्यूशन इतना नहीं थी मिट्टी का, जो अब हो गया है वो पहले नहीं था। तो अब हानि पहुंच सकती है, इसलिए अपने जो पेरेंट्स रहते हैं वो हमें सुरक्षित रखना चाहते हैं। घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे, लोग स्वयं ही डिब्बों जैसे घरों में रहने लगे हैं। अर्थात फ्लैट्स की बात की गई है कि एक बड़ा सा, एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होगी, उसमें फ्लैट्स हैं और उसी में उनका घर परिवार सीमित है। पहले तो बहुत बड़ी, कई एकड़ों में घर बन जाते थे, परिवार बस जाता था, ज्वाइंट फैमिली रहती थी, बहुत सारे बच्चे, ताऊ ताई जी, चाचा चाची, बुआ फूफा सब रहते थे, और बच्चे भी फिर कितने सारे हो जाते थे। लेकिन आजकल सब बदल गया है। अगला प्रश्न, हाँ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि करना आपको है। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा, क्योंकि अभी आप 10वीं में आ गए हैं, कुछ बचपन की यादें तो याद आ रही होंगी ना आपको। तो अपनी इन भावनाओं को डायरी में जरूर लिखिएगा।
और बताइएगा फिर जब लिख लेंगे ना, तो बताइएगा कि मैडम हमने कुछ इस तरह से लिखा है, और हमारे साथ कुछ ऐसी यादें हैं जो हम कभी भूल नहीं पाते हैं। कुछ तो यादें होंगी, शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है? शेयर कीजिएगा, लिखिएगा ज़रूर, और जो लिखें तो वो बताइएगा। अगला प्रश्न, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। व्यक्त है, ठीक है, व्यक्त, ओके, ठीक है। पिता का अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना, और लौटते समय पेड़ पर बैठाकर झूला झुलाना, कितना मनोहारी दृश्य लगता था। पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों का चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा मूछे हैं ये, है ना, मूछे पकड़ने पर बनावटी रोना, नाटक करना, शिशु का हंस पड़ना अत्यंत जीवंत लगता है। ऐसा लग रहा है, जीवंत लगता है मतलब ऐसा लगता है कि हम पढ़ नहीं रहे, हमारे सामने ये घटित हो रहा हो, ठीक है। मां के द्वारा गोरस भात, तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, उबटना, शिशु का श्रृंगार करना और शिशु का सिसकना, बच्चों की टोली को देखकर सिसकना बंद कर देना, विविध प्रकार के खेल खेलना और मूसन तिवारी को चिढ़ाना आदि अद्भुत दृश्य उकेरे गए हैं। ये सभी दृश्य अपने शैशव की याद दिलाते हैं। शैशव मतलब समझते हैं ना, बचपन। अपने बचपन को हमेशा जीवित रखना। कहते हैं ना, व्यक्ति मन से बूढ़ा होता है। यदि मन से बूढ़ा कब होता है? जब उसने बचपने को खो दिया। तो उम्र कितनी भी हो जाए, अपने बचपने को हमेशा जीवित रखना। तरोताजगी बनी रहती है। स्वस्थ रहने के लिए ये सब जरूरी है। हंसना, खिलना, एकदम व्यायाम करना, अपने आप का ध्यान रखना, और साथ ही साथ अपने बचपन की जो याद है उनको कभी ना कभी जीवित करते रहना चाहिए। किसी ना किसी से शेयर करते रहना चाहिए कि पता है मैं बचपन में क्या करती थी, पता है मैं बचपन में ये करती थी। तो इस तरह से हम उसी बचपन में चले जाते हैं। जैसा मैंने नहीं कहा कि 5वीं तक मैं जल्दी से भाग कर जाती थी कि स्कूल में कोई पहली फ्रंट रो में ना बैठ जाए। घर में परेशान थे भैया, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी ना, तो कहते थे क्या करोगी वहां इतनी जल्दी जाकर, झाड़ू लगाओगी क्या? हाँ लगा लूंगी, लेकिन मुझे पहले बैठना है। तो मैं सबसे पहले स्कूल में जाती थी, मेरे बाद फिर हमारे टीचर साथ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए कि इस शीर्षक के स्थान पर आप कौन सा टाइटल दे सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि देखिए, इस पाठ के लिए माता का अंचल शीर्षक थोड़ा सा अनुपयुक्त तो लगता है, क्योंकि इसमें लेखक के शैशव की 3 विशेषताओं का वर्णन हुआ है। सिर्फ शिशु का ही नहीं, मतलब बचपने का नहीं, बच्चे का पिता के साथ लगाव का भी हुआ है। शैशव की मस्त क्रीड़ाएं जो खेलते थे उनका भी हुआ है। तो माता का वात्सल्य ये भी शीर्षक दे सकते हैं। माता का आंचल इन तीनों में से केवल अंतिम को ही व्यक्त करता है, अतः यह एकांकी और अधूरा शीर्षक है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है मेरा शैशव, उसमें सब कुछ आ जाता। ठीक है, ये अपना अपना सुझाव है। अगला प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। अब देखिए किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं। कभी शिशु जिद में प्रेम का प्रकटीकरण है, कभी शिशु और माता पिता के सानिध्य में स्पष्ट करना कठिन हो जाता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति। दोनों एक ही प्रेम के संपूरक हो जाते हैं। शिशु की मुस्कुराहट, शिशु को उनकी गोद में जाने की ललक, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करके अपने प्रेम के प्रकटीकरण को स्पष्ट करते हैं। माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना उसका प्रेम ही होता है। इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपकी बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। जैसे खेल खिलौने थे वैसी दुनिया भिन्न है। हमारा बचपन इस पाठ में वर्णित बचपन से पूरी तरह भिन्न है। हमें अपने माता पिता का ऐसा लाड नहीं मिलता। मेरे पिता प्रायः अपने काम में व्यस्त रहते हैं। प्रायः वे रात को थक कर ऑफिस से आते हैं, आते ही खा पी कर सो जाते हैं। वे मुझसे प्यार भरी कुछ बातें नहीं करते, या ज़रूर करते हैं। मेरे लिए मिठाई, चॉकलेट, खिलौने भी लाते हैं। कभी कभी स्कूटर बिठाकर घुमाने भी जाते हैं, किंतु मेरे खेलों में इस तरह की रुचि नहीं लेते। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है बेटा, उनके पास काम बहुत है। वे हमें नंग धड़ंग तो रहने देते नहीं। उन्हें मानो मुझसे कपड़े से ढकने और सजाने का बेहद शौक है। मुझे बचपन में
ए एप्पल, सी कैट रटाई गई, हर किसी को नमस्ते करना सिखाई गई। 2-2.5 साल की उम्र में मुझे स्कूल भेजने का प्रबंध किया गया। 3 साल के बाद मेरे जीवन से मस्ती जैसे गायब हो गई। मुझे मेरी मैडम, स्कूल ड्रेस और स्कूल के काम की चिंता सताने लगी। तब से लेकर आज तक 90% अंक लेने के चक्कर में मैं अपनी मस्ती को अपने ही पांव के नीचे रौंदता चला आ रहा हूं। मुझे हो हुल्लड़ करने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। शायद मेरा बचपन बुढ़ापे में आए, या शायद मैं अपने बच्चों या पोतों के साथ खेल सकूं। इस तरह से आज के बच्चे और आज की युवा पीढ़ी जो है, कभी कभी दुख होता है उनको मन में कि ऐसा क्यों। लेकिन ये समय की व्यस्तता है, कहते हैं ना, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या करे कोई। वे जो भी थक हार कर आते हैं ना, आपके लिए काम करके आते हैं ताकि आपको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़ना होगा आपको। उनके पढ़ने के साथ ही आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। जैसे फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाएं हैं। फणीश्वर नाथ का उपन्यास मैला आंचल पठनीय है, विद्यालय के पुस्तकालय से लेकर अवश्य पढ़िएगा। नागार्जुन का उपन्यास है बलचनमा, आंचलिक है, उपलब्ध होने पर पढ़िएगा जरूर। आशा करती हूं आपको माता का अंचल पाठ बहुत मजेदार लगा होगा। साथ ही साथ आपको अपने बचपने की याद भी आई होगी। तो ऐसी यादों को आप डायरी में लिखेंगे और मेरे साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है बेटा, अब मैं बात कर रही हूं गर्व के साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जो इंडियाज नंबर 1 चैनल है, जहां पर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको विषय के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री दिए जाते हैं। तो बेटा, चैनल पर जुड़े भी रहना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, क्योंकि ये है नंबर 1 चैनल और नंबर 1 मीन्स हम सब में अव्वल हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूं आपको कि किस तरह से आप अपने विषय की पढ़ाई या तुरंत आपके फेवरेट जो भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं उस पर जा सकते हैं। करना क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स टाइप कर दीजिए। टाइप करते ही आपको, जैसे आप क्लास 10th में हैं तो ऑफ कोर्स उसके ही वीडियोस देखेंगे। तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के देखना है वीडियोस, या फिर आप देखना चाहते हैं सीबीएसई हिंदी मीडियम के, या फिर आप देखना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस, चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, JAIIB या CAIIB, क्या पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ एक पर, ऑल इन वन। कहां संभव है, वो भी फ्री में। लाभ उठाइए बेटा, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि जो भी नया कुछ लॉन्च हो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए और आप अलर्ट हो जाएं कि मुझे तो ये देखना ही है। आप जैसे होनहार बच्चों के लिए ही मैग्नेट ब्रेन्स ये सारी चीजें लेकर आया है। ठीक है, यहां पर यदि हम बात करें कि ना सिर्फ हम क्लास 10th के ही वीडियोस बल्कि 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी स्कूली एजुकेशन एकदम फ्री प्रोवाइड करते हैं, वो भी हमेशा के लिए। ठीक है, तो अब आप क्या देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं ओके क्लास 10 सीबीएसई हिंदी मीडियम के वीडियोस, बिल्कुल बेटा क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने आपके विषय और आपके विषय के अध्यापक सामने नजर आ जाएंगे। क्या पढ़ना है, किसका वीडियो देखना है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी या फिर सामाजिक विज्ञान, जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं बस उस पर क्लिक कर दीजिए। क्या करना है बताइए, हिंदी पर क्लिक कर दीजिए। हिंदी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहां पर आ जाएगी। क्या देखना है वो आप पर निर्भर करता है, आप पर डिपेंड करता है कि आपको सबसे पहले क्या देखना है। देखना चाहते हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम, या फिर आप देखना चाहते हैं विवरण या पाठ का सार या कविता की व्याख्या या बहुविकल्पीय प्रश्न या फिर प्रश्न अभ्यास, जो भी आपको देखना हो जस्ट क्लिक ऑन दैट। क्लिक करते ही आपका वीडियो आपके सामने आ जाएगा। बताइए क्या देखना है, पाठ्यक्रम परिचय, ओके क्लिक कर दीजिए पाठ्यक्रम परिचय पर। क्लिक करते ही लाली मैडम आ जाएंगी आपके सामने, जो कि आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक है, जो कि कोर्स ए और कोर्स बी दोनों शामिल है। क्षितिज और कृतिका कोर्स ए की पुस्तकें हैं, स्पर्श और संचयन कोर्स बी की पुस्तकें हैं। 10वीं कक्षा की हम बात कर रहे हैं। इसमें कितने चैप्टर्स हैं, काव्य खंड में किसकी कविताएं हैं, कौन कवि हैं, कौन कवयित्री हैं, रचना है, क्या लिखा है, क्या संस्मरण है, निबंध है या उपन्यास है, क्या है, सब कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। आपकी बुद्धि को समझते हुए यहाँ पर हर एक वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको पाठ्यक्रम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको देखते रहना है और ऑफ कोर्स पसंद तो आएगा ही, तो लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अधिक से अधिक शेयर भी करना है। बेटा
जस्ट नाउ आई टोल्ड कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 100% 100% एजुकेशन आपको दिया जा रहा है मुफ्त। ना केवल दिया जा रहा है बल्कि इन फ्यूचर भविष्य में भी आपके लिए फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। कहां है ऐसा? मैग्नेट ब्रेन्स पर। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।